आपकी अपने सेक्टर के लिए आपकी फैमिली की, आपके ख़ानदान की क्या खिदमत? आपके आने का बहुत शुक्रिया, हमारा मैसेज कन्वे करने का ज़रिया बने और मैं अपने एक फैमिली ऑन बिज़नेस को रन कर रहा हूँ। आपने क्यों मतलब चैम्बर की सियासत में आप? देखिए जी, हम तो सियासत समझ के आए ही नहीं। ये आप 4-5 साल से उनके साथ चल रहे थे, तो आपको इस साल क्यों ये याद आया? तसल्लियाँ करवा दी गई कि नहीं, हालात ऐसे नहीं हैं। मतलब कि कुछ सीट नहीं दे रहे थे या वैसे? नहीं, बिल्कुल भी सीट कभी ना इनसे हमने मांगी, ना इनसे हमने कभी डिमांड की। उनकी नेग्लिजेंसी है कि वो आपके केस को चैम्बर में प्रेजेंट नहीं कर सके। क्योंकि इक़्तिदार है, इक़्तिदार में हर किसी को अपने मफादात ज़्यादा अजीज़ हैं। तो पिछले 4 साल में कौन सी ऐसे आपके मुतालबात थे जो पूरे नहीं हो रहे थे? या तो देखें वही बात कि 4-5 साल में हमें एक ही काम पड़ा और हमारा तो वो भी नहीं हुआ। ये सारे लोग तो अपनी लालच से छोड़ के आए। अब ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये लोग अपने लालच से आए हैं। आप अगर आसम अनीस की बात करते हैं तो आसम अनीस तो इसलिए आए कि उनको जीबीसी की चेयरमैनशिप नहीं मिली थी। मेरा नहीं ख्याल। आप क्या तब्दीली चाहते हैं चैम्बर में? हम यहाँ पे इज्जत लेने आए हैं, ना तो चैम्बर से हमने कोई पैसा कमाना है। एक आदमी भी नहीं था जो खड़ा होकर वहाँ पे अलमे बगावत बुलंद करता, बात करता कि जी हमें भी बोलने का राइट दिया जाए। इस फोरम पे आके उन्होंने कहा हमें बोलने नहीं दिया जाता। क्या कोई बंदा जुर्रत कर सकता है कि जाके उनकी लीडरशिप से ऐसे बात कर सके? और यहाँ पे भी इसी तरह बातें हैं। अब इसमें से किस बात पे यकीन किया जाए? हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट ने हमें ट्रिगर किया कि यार हम इनके गुलाम नहीं हैं। आपके ग्रुप के लीडर कौन? राणा नासिर साहब है। अता फरीद साहब किस सेक्टर से? वो मेटल सेक्टर से। दोनों में से किसकी बात मानी जाए? वो भी कहते हैं रज़ाक दाऊद आया था, उसने ये कहा, ये भी कहते हैं रज़ाक दाऊद आया था, ये बात है। आप ऑनेस्टली, आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं, आप जर्नलिज्म की बेस पे डाटा ले सकते हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप फाउंडर के साथ हैं या गोल्डन के साथ? जनाब एक है ये। आपको एसोसिएशंस का, किसी जगह पे काम करने का, पॉलिटिकली चलने का कोई एक्सपीरियंस है? कि मेरी एसोसिएशन की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि नए पढ़े लिखे जवानों को आगे आना चाहिए। आप कोई ज़ाती प्रोजेक्शन के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं? क्योंकि देखें, बिल्कुल भी पर्सनल प्रोजेक्शन का किसी किस्म का ना तो कोई दूर दूर तक कोई प्लान नहीं है। पिछले साल किसके साथ थे आप? मैं यूनिटी के साथ था और यूनिटी में भी हमारा ग्रुप मलिक ज़हीर साहब के साथ। पिछले साल फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन इलेक्शन क्यों हारा? फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप में अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क। गुजरांवाला वो शहर है, कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं है, क्या चीज़ यहाँ पे नहीं बनती। अपने अगेंस्ट ग्रुप को क्या पैगाम देना चाहते हैं? परेशान नहीं हो, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं नुमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं गुजरांवाला का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया नेटवर्क G4 गुजरांवाला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूलू कौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। व्यूअर्स, मैंने आपके सामने कुरान की आयत पढ़ी जिसमें रब्बुल इज़्ज़त साफ़ और शफ़ाफ़ अल्फाज में फरमा रहे हैं कि जो बात करो सच करो, सीधी करो। इसके बदले में अल्लाह की ज़ात हमें क्या देगी कि हमारे अमाल दुरुस्त कर देगी और हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगी। नाज़रीन, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स इलेक्शन 2021 और 22 की तैयारियां बड़े उरूज पर हैं। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनके कायद हैं, उनके हवारी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके अकरबा हैं, वो अपने अपने कायदीन को साथ मिलाकर अपने अपने उम्मीदवारान के लिए वोट मांगते फिर रहे हैं। किसकी क्या अक्सरियत है और कौन कितने पानी में है, इसको जांचने के लिए हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने गुजरांवाला चैम्बर के वो कैंडिडेट जिस दफ़ा उम्मीदवार हैं उनसे बहुत से सवालात पूछने की कोशिश की और बहुत सारे आप तक पहुँचाए। इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे जो एग्जेक्टिव कमेटी के कैंडिडेट हैं, फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन की तरफ से ए कैटेगरी में वो इलेक्शन के उम्मीदवार हैं, उनके पास हम आज मौजूद हैं। वो हैं चौधरी रुहेल अरशद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब कैसे हैं? अल्लाह का करम, आप सुनाएं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब, बहुत सी इंटरव्यूज़ आपने सुने जो हमने दूसरे अहबाब के किए, दूसरे कायदीन के किए, तो उसके बाद हम आपके पास आए हैं कि हम आपसे कुछ ऐसी चीज़ें जानें, हम अपने नाजरीन तक कुछ ऐसी चीज़ें पहुंचाना चाहते हैं कि उनको पता चले कि आखिर चैम्बर क्या चीज़ है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका ताल्लुक़ किस सेक्टर से है और
आपकी अपने सेक्टर के लिए आपकी फैमिली की, आपके ख़ानदान की क्या खिदमत? सबसे पहले भट्ट साहब आपके आने का बहुत शुक्रिया कि आपने बोलने का और गुजरांवाला की बिज़नेस कम्युनिटी तक हमारा मैसेज कन्वे करने का ज़रिया बने। देखें, बात है कि मैं आयरन स्टील सेक्टर से हूँ, जो लकीली पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मार्केट है। सबसे बड़ी मार्केट कराची की है और उसके बाद दूसरी हमारी गुजरांवाला की है। इस मार्केट के लिए हमारी 4 दहाइयों से खिदमत हैं। ये मेरे बाप दादा का बिज़नेस है और मैं अपने एक फैमिली ऑन बिज़नेस को रन कर रहा हूँ। आपने जो सवाल किया कि इसके लिए हमारी क्या खिदमत हैं, देखें, अगर आप पिछला कुछ सालों का डाटा निकाल के देखें तो गुजरांवाला की आयरन स्टील मार्केट गोंदावाला रोड पे थी, जो अब बड़ा कंजस्टेड सा सिटी एरिया बन गया। अब इस शहर में दिन के वक्त गाड़ियों का आना और हैवी ट्रांसपोर्ट का आना जाना नामुमकिन हो गया। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरे वालिद साहब चौधरी मोहम्मद अरशद स्टील मार्केट के एक बड़े अच्छा नाम शाहिद महमूद भट्ट साहब और कुछ 4-5 दोस्तों ने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया कि इस मार्केट को हम शहर के एरिया से निकाल के कहीं बाईपास के एरिया में शिफ्ट किया जाए। ये एक प्लान सोचना बड़ा आसान था, इसको प्रैक्टिकली करना एक बहुत मुश्किल काम था। इसमें किसी किस्म की ना तो हमें कोई गवर्नमेंट सपोर्ट हासिल थी, ना किसी किस्म का कोई हमें सिटी लेवल पे कोई सपोर्ट हासिल थी। मेरे वालिद साहब ने और शाहिद महमूद भट्ट साहब ने एक 17 एकड़ पे मुहित एक रकबा ख़रीदा, अलीपुर चौक के करीब राजकोट के एरिया में 17 एकड़ का रकबा हमने ख़रीदा। उसको ख़ुद डेवलप किया, ख़ुद मंजूर करवाया, उस पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया और गुजरांवाला की आयरन स्टील मार्केट के लोगों को बड़ी ही नॉमिनल प्राइस पे, कि शायद मैं अगर आज आपको वो प्राइस बताऊं तो आप बिलीव करना मुश्किल हो जाए, खैर उस प्राइस पे हमने 1.5 से 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे ये दुकानें लोगों को दी। एक नया ट्रेंड था गुजरांवाला में। पहले ना तो कोई ऐसी मार्केट थी और ना ही कोई ऐसा एरिया था कि जहाँ पे आप शहर के रशी आवर्स में अपना बिजनेस कर सकें। ये एक चीदा सी बातों में से एक सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारी फैमिली ने और भट्ट साहब के ताउन से और बाकी दोस्तों के ताउन से हमने की और हमने इसको मार्केट को बाहर शिफ्ट किया। और पिछले 40 साल से आयरन स्टील मार्केट की भाग दौड़ मेरे वालिद साहब और शाहिद महमूद भट्ट साहब और कुछ दोस्त, अल्लाह जन्नत नसीब करे, हनीफ भट्ट साहब थे हमारे साथी, वफ़ात पा गए, वो लोग हैं, उन्होंने मेरे वालिद साहब के सुपुर्द की और ये अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम उसको चला रहे हैं। जी साहब, ये बताएं कि आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या मतलब आपके ख़ानदान में कोई सियासी वाबस्तगी है किसी से, या वैसे ही आपने क्यों चैम्बर की सियासत में आप आए हैं? देखिए जी, हम तो सियासत समझ के आए ही नहीं हैं। सबसे पहली चीज़, मेरा कोई फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। हम प्योरली एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। पिछले 40 सालों से ना तो हमने कभी किसी सियासत में हिस्सा लिया, ना हमने इस तरह का। अब आपका ये सवाल बड़ा अच्छा है कि क्यों आए। बात यह है कि भट्ट साहब, हमने पिछले 15 साल से वन यूनिटी के साथ वक्त गुजारा। मैं एक्टिवली पिछले 4 से 5 साल से वन यूनिटी के साथ काम किया, लेकिन हमें बहुत ही मायूसी का सामना करना पड़ा। उसकी मल्टीपल वजूहात हैं, जिसमें से सबसे पहले है कि चैम्बर के दिनों में सारे आपके करीब होते हैं। इलेक्शन के दिनों में जैसे इलेक्शन गुजर जाते हैं, आप कौन और हम कौन। ये आप 4-5 साल से उनके साथ चल रहे थे, तो आपको इस साल क्यों ये याद आया? हमें पिछले साल भी ये याद आया, लेकिन हमें ये तसल्लियाँ करवा दी गई कि नहीं, हालात ऐसे नहीं हैं, अब बदल गए हैं, अब ऐसे हो गया है, अब वैसे हो गया है। आखिरकार हमें इस चीज़ का आज से 6 महीने पहले अंदाज़ा हो गया कि ये हमें ना एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। मतलब कि कुछ सीट नहीं दे रहे थे या वैसे? नहीं, सीट के तो देखें, हम बिल्कुल भी सीट कभी ना इनसे हमने मांगी, ना इनसे हमने कभी डिमांड की। सीट हमारा इशू नहीं है। इशू इसके, जब भी किसी बिजनेस कम्युनिटी को हमारी आयरन स्टील मार्केट को कोई भी मामला दरपेश आए, चैम्बर हमारे साथ नहीं चला। अभी पिछले 1 साल से हमारे साथ कस्टम के मामला का कुछ इशू चल रहे थे, ठीक है, उसमें हमारी गाड़ियां पकड़ी जा रही थी और मामला थे, उन हवाले से हमारी मार्केट बहुत डिस्टर्ब रही, यहाँ तक कि हमारे कारोबार बंद होने के दहाने पर आ गए। हमने जाकर चैम्बर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन हमें तब अंदाज़ा हुआ कि ये दौड़ और ये लड़ाई हमें अपने कंधों पर लड़नी है। जब हमने वो लड़ाई अपने कंधों पर लड़ी, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें उसमें कामयाब किया और हमने अपनी बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल हल करवाने में कामयाब हो गए। ये खालिसतन मेरे अल्लाह की मदद थी।
तब हमने ये अंदाज़ा किया कि हम इनके पीछे क्यों नारे लगाते हैं। लेकिन यूनिटी वन यूनिटी जो अभी अपने आप को क्लेम कर रहे हैं, पिछले साल उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो उसमें तो उन्होंने आयरन और स्टील मार्केट को एक नुमाइंदगी दी थी, वो अनीस साहब की सूरत में। जी बिल्कुल नुमाइंदगी दी थी। उन्होंने आपके कोई काम नहीं, बिल्कुल भी हमें किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं मिल सकी। वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे साथी हैं, उनकी वाबस्तगी है, उनकी मेंटल सेटिस्फेक्शन है, लेकिन बाकी मार्केट के हमारे कुछ साथियों की बिल्कुल इस चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं है कि बिल्कुल भी एक्टिवली रोल प्ले नहीं किया गया। तो फिर ये तो उनकी नेग्लिजेंसी है कि वो आपके केस को चैम्बर में प्रेजेंट नहीं कर सके। नहीं, हमारा केस उन तक वो पहुँचाते रहे हैं, ठीक है, चैम्बर के प्लेटफॉर्म से वो हमारी बात करते रहे हैं, लेकिन चूंकि इक़्तिदार है, इक़्तिदार में हर किसी को अपने मफादात ज़्यादा अजीज़ हैं, मैं आपके पीछे किसी से लड़ाई नहीं ले सकता। आपके 4 साल 5 साल की वाबस्तगी है, तो पिछले 4 साल में कौन सी ऐसे आपके मुतालबात थे जो पूरे नहीं हो रहे थे, या कौन सी ऐसी आपकी मार्केट को, आपकी एसोसिएशन को, आपके सेक्टर को कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो चैम्बर की लेवल पे थी और वो सॉल्व नहीं हो रही थी? मेरा ख्याल है कि पिछले को 3.5 साल से तो हमें कोई अल्लाह ताला का शुक्र ऐसा कोई मसला बना ही नहीं कि जो हम चैम्बर के पास जाएं। तो फिर आपने मसला तो अभी ये बना जब हमारे कस्टम के मामलात बने, और ये इतने स्वीयर मामलात थे कि आपकी गाड़ी एक आती है, उसको एक ऑफिसर रोक लेता है, उससे आपकी मल्टीपल इश्यूज बनते हैं, एक लंबी डिबेट है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन देखें वही बात कि 4-5 साल में हमें एक ही काम पड़ा और हमारा तो वो भी नहीं हुआ। तो ये काम इलीगल था? नहीं, बिल्कुल इलीगल नहीं था। इसमें कम्युनिकेशन बैरियर्स थे, गैप ऑफ कम्युनिकेशन था, मिस गाइडेंस थी, ठीक है, उसको दूर करना था। कस्टम कौन होता है आपकी गाड़ी पकड़ने वाला? अगर आप रेगुलरली आपने एक पीसीटी के ऊपर अपनी चीजें डिक्लेयर की हैं, उसके मुताबिक आपने टैक्सेस पे किए हैं। देखिए बट साहब, जैसे मैंने गुजारिश की कि एक लंबी डिबेट है, मैं इसमें जाऊंगा तो हमारा मेन फोकस से हम हट जाएंगे। आपका कोई 8B का मसला नहीं, हमारा ऐसा 8B वाला कोई इस तरह का मसला नहीं था। जिस तरह का हमारे इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स के मसाइल थे, कुछ लोग इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स पे मटेरियल मंगवा के उसको डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर रहे थे, इस रेलिवेंट इश्यूज थे। इसके साथ कुछ कमर्शियल इंपोर्टर्स थे, वो डिस्टर्ब हो रहे थे, उसको भी हमारे देखें, हम मेरी फैमिली 1997 से इंपोर्ट्स में है। लेकिन इसका चैम्बर के साथ कोई देखें, चैम्बर के साथ रिलेशन इस तरह से व्हाट्सएप बनेगा कि जब आपका इशू आ गया कस्टम के साथ नेगोशिएशन करवाना चैम्बर का काम। लेकिन कस्टम का तो मसला ही नहीं है, ये कस्टम के मामलात हैं। देखिए, अगर कोई फॉर एग्जांपल आपकी मार्केट के लोग हैं, एक बंदा इंडस्ट्रियल, उसका लाइसेंस इंडस्ट्री का है उसके पास, और इंपोर्ट करके वो कमर्शियल सेल करता है, तो वो तो 8B ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आ जाता है, उसको फर्दर टैक्स देना पड़ता है। इसके ये इरेगुलर सेल है, इस पे हमने ये अनएथिकल सेल्स है, इस पे मेरे पिछले दिनों कस्टम डीसी साहब से मुलाकात हुई है, मैंने उसको पूरा कन्वे किया है इस बारे में। इधर गुजरांवाला में ही मैंने डीजी कस्टम इंटेलिजेंस से बात की है, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्लेटफॉर्म से फाइनेंस सेक्रेटरी में से बात हुई है, हमने ये बातें उन लोगों तक पहुँचाई हैं, और अल्लाह का शुक्र है हमारे मामलात काफ़ी हद तक हल हो गए हैं, हमने इन चीज़ों को कवर कर लिया। लेकिन बात पॉइंट इसके, चैम्बर हमारे साथ इसमें कहाँ था? अगर हमने ही उठ के जाना है, अगर हमने ही हमारे साथ किसी ने चलना नहीं है, तो फिर हम इन लोगों को किस लिए इलेक्ट करके बिठवा रहे हैं? आपने एक बात की कि मेरा नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखें, मुझे फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप ने टिकट दिया, मुझे ये नहीं देखा गया मैं किसका भतीजा हूँ, किसका भांजा हूँ, किसका पोता हूँ, किसका बेटा हूँ। रिगार्डलेस जो हमारी मार्केट की तरफ से सजेशन गई, उन्होंने उसको ऑनर किया और उन्होंने मुझे एज अ कैंडिडेट जो है ना कंटेस्ट करने का मौका दिया कि मैं आऊँ और आके देखें। अब यंग जनरेशन का दौर है, अब आप जवानों को आगे आने का मौका देंगे। हम न्यूली एजुकेटेड हैं, हमारे पास बहुत सी चीज़ें, बड़ों का साया होते हुए बड़ों के साये के नीचे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यंग्स ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब ये चीज़ वन यूनिटी में नहीं है, वहाँ पे 6 लोग बैठ के एक ऑफिस में फैसला करते हैं और उसको पूरे शहर पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। देखिए, हमारा सबसे बड़ा इख्तलाफ ये है कि आप एक चीज़ पे गौर करें कि आज के दिन तक जो लोग फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप में आए, क्या वो पीछे उनका बैकग्राउंड क्या था? वो क्या डे 1 से फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप के साथ हैं? क्या शाहिद भट्ट साहब ने कोई सीट ली है इनसे? क्या हाजी अब्दुल लतीफ़ साहब ने कोई सीट ली है? चौधरी वसीम ने कोई सीट ली है? राना नासिर साहब क्या कर रहे हैं? ठीक है, चौधरी यूसुफ साहब हैं कामोकी वाले, वो क्यों आए हैं? समीउल्लाह नईम साहब है। ये इतने चीदा वो नाम हैं जो इनके दौर में, आसिम अनीस साहब प्रेसिडेंट रह चुके हैं,
ठीक है, और दोस्त जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो इस ग्रुप में क्यों आ रहे हैं? ये सारे लोग तो अपनी अपनी लालच से छोड़ के आए हैं। बिल्कुल ऐसी ये गलत बात है। बट साहब ये एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि ये लोग अपने लालच से आए हैं। चौधरी यूसुफ को हमारे ग्रुप से, चौधरी यूसुफ साहब बड़े काबिल एहतराम हमारे मेंबर हैं, उनको किसने क्या सीट ली उन्होंने? आप कहते हैं कि ये लोग सीट के लिए नहीं आए हैं, इनको किसी किस्म की कोई लालच नहीं थी। आप अगर आसिम अनीस की बात करते हैं तो आसिम अनीस तो इसलिए आए कि उनको जीबीसी की चेयरमैनशिप नहीं मिली थी। मेरा नहीं ख्याल। आसिम अनीस साहब का देखें, आसिम अनीस साहब का उसी टेन्योर में रहते हुए ही जो मसाइल हुए वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। आप क्या तब्दीली चाहते हैं चैम्बर में? हम तब्दीली चाहते हैं कि सबसे पहले देखें जी, आप हायरार्की ऑफ लाइफ अगर पढ़ेंगे ना तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप एक ऐसे अदारे में बैठे हैं जो खालिसतन एक बिजनेस कम्युनिटी का अदारा है, जहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी आती है, इन अदर वर्ड्स आप कह लें जहाँ पे शहर की करीम आ रही है, और अगर वही लोग आपके उठ के जाने के बाद आपको बातें करते हैं। आप अगर परसों जो स्टेनलेस स्टील का जो हमारा फंक्शन हुआ है, माशाल्लाह एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग फंक्शन था हमारा, अगर आप वो देखें उसमें से आप शाहिद भट्ट साहब की, हाजी लियाज साहब फरनस वाले, उनकी गुफ्तगू सुने, राना असलम साहब की सुने, मैर तारिक साहब की सुने, सब के पॉइंट्स को आप अगर पिन पॉइंट्स में लिख के आप उसको समराइज करें तो सारे एक चीज़ को बार बार रो रहे हैं कि यार इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है। हम यहाँ पे इज्जत लेने आए हैं, ना तो चैम्बर से हमने कोई पैसा कमाना है, ना ही चैम्बर से हमने कोई अपनी प्रॉपर्टियाँ बनानी है, ना ही हमने कुछ जगीरें बनाने आए हैं। हम यहाँ पे आप एक आए हैं, इलेक्ट हुए हैं सर्व करने के लिए, आप उनको सर्व करें। देखें, आप इलेक्ट करवाते हैं, इनका सबसे बड़ा इशू है। अब हमारे साथ ग्रुप में एक दोस्त बैठे हुए थे, वो वन यूनिटी से एग्जेक्टिव मेंबर सेलेक्ट हो चुके हैं और वो हमारे ग्रुप में शामिल हुए। उन्होंने ये बड़ी मज़े की बात सुनाई। उन्होंने कहा जी कि मैंने उनसे पूछा कि हम इलेक्शन एग्जेक्टिव कमेटी की मीटिंग में गए तो उन्होंने हमें कहा था जी कि जनाब जैसे जैसे हम कहेंगे ना तो आपने हाथ खड़ा कर देना। तो वो एक सादे से आदमी थे, वो उनके बोल पड़े कि जनाब सानू क्यों लैके आए हो जी, हाथ तुहाडे कहण दी खिलारना है। तो उनका आगे से जवाब था कि जनाब चाह पियो, बिस्किट खाओ, ते सानू तुहाडे नाल बेहतर पता है किसी की करना है। तो उनका ये सवाल था कि फिर हमें क्यों इलेक्ट किया गया, हमें डिमियाँ बिठाया गया। आप पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री निकाल के देखें, क्या जो सीटों पे लोग बिठाए हैं डिमियाँ नहीं है, इनकी डोरियां पीछे किसी और हाथों में नहीं है। लेकिन वो तो डिनाई करते हैं इस बात को, वो कहते हैं जी ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। देखें, आप मेरे पे कोई एलिगेशन करेंगे मैं भी डिनाई करूंगा। देखिए, मुझे आप एक बात बताएं, आप फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन के की तरफ से एग्जेक्टिव के कैंडिडेट हैं, आप उनके साथ चल रहे हैं। आपके 4 लोग पिछले साल जो अभी रिटायर हो रहे हैं, आपकी पिछली कैबिनेट में वो मौजूद थे, पूरा साल उन्होंने 2 साल उन्होंने पूरा एंजॉय किया अपने टेन्योर को। किसी ने खड़ी, अगर ये बात थी तो किसी ने, कोई बंदा, एक आदमी भी नहीं था जो खड़ा होकर वहां पे अलमे बगावत बुलंद करता, बात करता कि जी हमें भी बोलने का राइट दिया जाए। ये अलमे बगावत ही है जो अब वो लोग छोड़ के आ गए हैं। अगर एक बंदा टेन्योर के मजे ले रहा है और टेन्योर को एंजॉय कर रहा है, वो भी क्यों आएगा हमारे पास? ये सारे वही लोग हैं, ये सारे कहते हैं हमें बोलने नहीं दिया जाता। प्रेसिडेंट, मैं तो यहाँ तक फोरम पे आके उन्होंने कहा हमें बोलने नहीं दिया जाता। आप हमारे ऑफिस में आए, हमने द लॉ रॉयल में एक ऑफिस बनाया हुआ, इलेक्शन ऑफिस है, आप वहां पे आए, आप आके एज ए न्यूट्रल सर्वे करवाएं। क्या हमारे पास उधर जो इन्वायरमेंट शाम को होता है, क्या वो एक लीडरशिप इन्वायरमेंट है? उधर तो सारे वर्कर हैं। राना नासर साहब हमारे साथ ऐसे बातें कर रहे होते हैं जैसे वो हमारे साथ वर्कर हैं। अताफ फरीद साहब आप देखें माशाल्लाह इतने यंग एक्टिव वो लीडर हैं, ठीक है। आसिम अनीस साहब खुद, हाँ, इसी बात को आप अगर उस तरफ लेके जाएं, क्या कोई बंदा जुर्रत कर सकता है कि जाके उनकी लीडरशिप से ऐसे बात कर सके? आप डेली इनकी बातें सुनते हैं, आप बहुत सारे ये लीडरान जो भी आपके प्रोग्राम चल रहे हैं, आपकी मार्केट मीटिंग्स हो रही हैं, आपके कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं। जब आप यूनिटी 1 यूनिटी में थे, ये भी लोग वहीं पे थे। 2-3 साल पहले की अगर बात है, ये उसी क्यारी में से निकले हुए हैं ना, ये उसी मन में फल के यहाँ पे आए हैं, उन्हीं से वहाँ। तो ये लोग जो अभी बातें यहाँ पे कर रहे हैं, ये वहाँ पे जब थे ये इसी तरह बातें करते थे और यहाँ पे भी इसी तरह बातें। अब इसमें से किस बात पे यकीन किया जाए? डॉक्टर साहब, ये उसी वक्त के इख्तलाफात हैं। देखें, आप किसी को एक हर चीज़ को ना प्रेस करने की एक इंटेंसिटी होती है, आप उससे ज़्यादा प्रेस करेंगे वो टूट जाएगी। ये वही लोग हैं जिनको उन्होंने इतना प्रेस किया कि आखिरकार हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट ने हमें ट्रिगर किया कि यार हम इनके गुलाम नहीं हैं, हमें इनको बेचा नहीं गया, हमारी को रजिस्ट्रियाँ तो नहीं उन्होंने करवा ली ना इन दिनों में। हाँ, मैंने तो एक बात कही थी, बड़ी अच्छी बात मेरे ज़हन में आई कि मैंने कहा कि हमें बता दिया करें 6 महीने पहले हमने चोर कहना किसे है। हम 6 महीने पहले चोर चोर कहते रहते हैं एक बंदे को।
आखिरकार इलेक्शन से एक दिन पहले आके हमें पता चलता है कि वो चोर नहीं है। अभी रिसेंटली ये इलेक्शन का भी आगाज था, बिल्कुल अभी इलेक्शन का बीज बोया जा रहा था, तो उसी तरफ से एक बड़े ही मोहतरम साहब आए और हमारी एक मीटिंग थी और उन्होंने बैठ के कायदीन के मुतल्लिक बड़ी गुफ्तगू की कि वो जनाब आपकी पीठ पीछे ऐसे कहते हैं, वो आपको ऐसे कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है, छोड़ें, ऐलान बगावत बुलंद करें, इस जो है ना गुलामी की जंजीरें तोड़ें। ठीक है, और जैसे ही इलेक्शन ओपन हुआ वो साहब उधर एक्टिव है। आपके ग्रुप के लीडर कौन? राणा नासिर साहब हैं। आपके फाउंडर्स में वो लोग शामिल नहीं है जो डिक्टेटर थे? मैं नहीं समझता। क्या आप शेख असलम साहब को नहीं जानते? देखिए, शेख असलम साहब का इनके साथ 10 दफा क्लैश हुआ, 10 दफा सेटलमेंट हो गई। मैंने क्लैश की बात नहीं। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा मतलब यह है कि क्या वो आपके फाउंडर्स में से फाउंडर के लीडर नहीं है? जी लीडर हैं, बिल्कुल उनके लीडर। घर का कोई फर्द बाकी है जो सदर बनना बाकी है? देखें अभी इस वक्त, देखें आप इनकी बात कर लें, ये किनको सदर ला रहे हैं हर दफा? अगर दोनों तरफ इसी तरह ही होता रहे। नहीं, हम इस चीज को देखें, हमें एक मौका दिया जाएगा। हम तो ये स्लोगन करते हैं कि हमें एक मौका दें, आजमाइश देखें, शर्त है। मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि मोमिन एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता। आप एक मौका फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप को दे के देखें। अगर हम आपकी उम्मीदों पे ना पूरा उतरे, हम अगले साल किस मुंह से आपके पास लेने आएंगे? देखें गुजरावाला को क्या मेजर प्रोजेक्ट आज तक चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दिया है। 3 दहाइयों से एक फैमिली, मैं कहता हूं ये एक संबंधी फैमिली है जो इस पूरे ग्रुप को लीड कर रही है, इस पूरे चैम्बर को रूल कर रही है। क्या एक बड़ा, मुझे कोई एक मेजर प्रोजेक्ट गिनवा दें कि जो गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बड़ी ही स्पेशल एफर्ट हो? वो कह रहे हैं जी हमने फाउंड्री के लिए क्या किया कि हम सेक्टर एक अलहदा से, ये जो अता फरीद साहब किस सेक्टर से? वो मेटल सेक्टर से। मेटल सेक्टर के लिए उन्होंने फाउंड्रीज जो कि यहाँ पे गुजरावाला में आलूदगी के लिए बहुत बड़ा मसला है, उन्होंने कहा हम एक सेक्टर बना रहे थे। उन्होंने कहा जी हमने जो ये काम किया, हम एक मोटरवे लिंक जो है ना वो बना रहे थे, हमने राइस सेक्टर के लिए ये किया, हमने लोगों के साथ के लिए एक ऐप बना दी जो हमारे साथ इन कांटेक्ट रहते थे। देखिए अता फरीद साहब का इंटरव्यू माशाल्लाह आपने कल किया, मेरा ख्याल है वो बहुत नॉलेज वो मेरे से बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ग्रिप है, स्टैटिस्टिकल डाटा पे उनकी बड़ी ग्रिप है। उन्होंने आपको रज़ाक दाऊद वाले बाक़ियात बताए। ठीक है, ये चैम्बर ऑफ, दोनों में से किसकी बात मानी जाए? वो भी कहते हैं रज़ाक दाऊद आया था, उसने ये कहा, ये भी कहते हैं रज़ाक दाऊद आया था। इनकी बात इस तरह से मानी जाए कि देखें गुजरावाला में स्टेट 4 बनी, स्टेट 3 भी बनी, स्टेट 4 भी बनी। मैं आपको एक बात मानने की बात बताने लगा हूँ। मैं खुद पर्सनली स्टेट 4 में लैंड ऑन करने का विलिंग था कि मैं एक इंडस्ट्री लगाऊंगा वहाँ पे। स्टेट 4 बन रही है, डेवलप हो रही है, गुजरावाला बूस्ट करेगा, ऐसा है। एक साहब थे वो जो स्टेट 4 को डील कर रहे थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं उनसे मुसलसल राब्ते में रहा और लास्ट नाइट तक वो मुझे कहते रहे कि अभी तक जनाब कोई चीज़ नहीं फाइनलाइज हुई, जैसे फाइनलाइज होगी मैं आपको बताऊंगा। और अगली ही सुबह हमें पता चलता है कि स्टेट 4 की जो कुरानदाजी हो रही है वो एक प्राइवेट फैक्ट्री में हो रही है। और अगर आप एक डाटा निकालें कि स्टेट 4 में किन लोगों के प्लॉट हैं, आप ऑनेस्टली, आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं, आप जर्नलिज्म की बेस पे डाटा ले सकते हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो आप अखलाक भट्ट साहब का नाम क्यों नहीं लेते? देखिए मैं किसी को नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता। हम इल्जाम तराशी की सियासत को जो है ना वो पसंद नहीं करते। मेरा टारगेट ठीक है? नहीं, देखिए वो आप पे है, वो मैं आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में नहीं डालें, वो आपकी अपनी चॉइस है। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ इतना सा डाटा निकाल के देखें कि स्टेट 4 में जो भी अलॉटिंग हुई वो किन को हुई, वो किसके भतीजे, किसके बेटे, किसके भांजे, किसके दामाद का भाई, किसका बहनोई, वो कौन लोग हैं? वो सारे आपको वही मिलेंगे जो बड़े लोगों की सराउंडिंग्स के लोग हैं। ठीक है, एक भी बंदा आपको वो नहीं मिलेगा जो इनके खिलाफ ऐलान बगावत बुलंद करता है। हम तो फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप में, फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन में इसलिए शामिल हुए हैं कि मेरा यकीन है कि जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक बयान करना भी जहाद है। आप फाउंडर के साथ हैं या गोल्डन के साथ हैं? जनाब एक है ये फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन, यूनिटी अलग-अलग से हैं, फाउंडर और गोल्डन अलग-अलग से। अगर इस वक्त यूनिटी और वन यूनिटी एक है ना, तो फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन एक है। ठीक है, आपकी बात ये पहले बारी, देखिए जब हम बारी लगाएंगे ना तो बट साहब फिर आप जरूर इस तरह का टारगेट कीजिएगा। अभी हमारा टन्योर बारी वाला आया ही नहीं है, ना हम प्लानिंग करते हैं, ना हम ऐसी सोच रखते हैं। आपको एसोसिएशंस का किसी जगह पे काम करने का, पॉलिटिकली चलने का कोई एक्सपीरियंस है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी मार्केट के मामलात को हम बड़े अच्छे तरीके से लेके वालिद साहब की तरफ से इनहेरिटेड है और बाकी दोस्तों के साथ मिल के
हम इस चीज़ को, मैं पर्सनली बाकी दोस्तों के साथ, मार्केट के कुछ दोस्तों के साथ मिलके हम अपनी मार्केट के सारे मामलात को अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं। और हम देखें आए हैं सर्व करने के लिए। आप मेरा बैकग्राउंड बड़े अच्छे से चेक किया होगा आपने, अगर नहीं किया तो आप जाकर चेक कर लीजिएगा। आपको हमारी फैमिली से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि जो हमारे कैरेक्टर पे दाग लगाती हो। हम ऐसे लोग नहीं हैं। हम खिदमत को समझते हैं कि अगर आपके दरवाजे पर, मेरा ये यकीन है कि अगर आपके दरवाजे पर, जैसे हमारे मज़हब ने कहा गया कि अगर कोई सवाली आपके दरवाजे पर आता है और उसका सवाल हल करने में जल्दी करो, ये ना हो कि वो नेमत आपसे छिड़ के किसी और जगह चली जाए। और मेरा ये यकीन है कि अगर मैं आपका काम करूँगा तो अल्लाह ताला मेरा अपने हाथ से कोई काम निकाल लेगा। और ये इसकी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में बहुत सी मिसालें हैं कि हमने लोगों का काम किया, अल्लाह ताला ने हमें किसी बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया। इसलिए हम बारी लेने नहीं आए, ये सीट लेना कोई मकसद नहीं है। ये तो मेरी मार्केट की, मेरी एसोसिएशन की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि नए पढ़े लिखे जवानों को आगे आना चाहिए। आप कोई ज़ाती प्रोजेक्शन के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन में मतलब चैम्बर में आए हैं, या लोगों के काम, अपनी एसोसिएशन के काम, सेक्टर की चीज़ें सॉल्व करने के लिए यहाँ पे उनको नुमाइंदगी उनको वहाँ पे देने के लिए, ताकि उनके मसाइल हल हो सकें, उसके लिए? नहीं, देखें, बिल्कुल भी पर्सनल प्रोजेक्शन का किसी किस्म का ना तो कोई दूर दूर तक कोई प्लान नहीं है। यहाँ पे आने का प्योरली ये ऑब्जेक्ट है कि आप लोगों को ये एक मैसेज दें कि चैम्बर कोई नो गो एरिया नहीं है। ठीक है, जो लोग चैम्बर के बारे में एक बड़ी मैं अभी मार्केट में निकला हूँ तो अल्लाह का शुक्र है, ऐसी इज्जत मिली इस दफ़ा और ऐसा कुछ सुनने को मिला कि जो शायद हमें अंदाज़ा ही नहीं था अंदर बैठ के। लोग चैम्बर को इस तरह समझते हैं कि जैसे पता नहीं किसी यूएस एम्बेसी में जाना है। हम लोगों का ये खौफ उतारना चाहते हैं कि आप अपने मसाइल चैम्बर तक लेके आएँ। देखिए, बिलियनर ही बिजनेसमैन नहीं होता, मिलियनर ही बिजनेसमैन नहीं होता। एक छोटा सा काम करने वाला, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ काम करने वाला भी उतना ही रिस्पेक्टेड मेंबर है जैसे एक बिलियनर है। हमें सबसे ज़्यादा जो इख्तलाफ है वो चैम्बर के एक डेकोरम से है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक तस्वीर वायरल हुई सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप की काफ़ी देर जीनत रही कि एक साहब मीटिंग कर रहे हैं और अपना बिल्कुल छोटा सा 4, 5, 6 साल का बच्चा उन्होंने साथ एक बड़ी रिस्पेक्टेड सीट पे बिठाया हुआ है। और वो काफ़ी दिन तक ये चीज़ जो है ना वो व्हाट्सएप पे घूमती रही। और मैं उसमें ये सोच रहा था कि इट मीन्स कि उन लोगों के जहन में ये चीज़ पेवस्त हो चुकी है कि चैम्बर हमारा है और ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम जैसे चाहें। देखिए, हर चीज़ का बट साहब एक डेकोरम होता है। आप एक टीचर के सामने बैठते हैं, उसका एक डेकोरम है। आप अपने वालिद के सामने बैठते हैं, उसका एक डेकोरम है। आप दोस्तों में बैठते हैं, उसका एक अपना डेकोरम है। लेकिन अगर आप चैम्बर में जाते हैं, एक दोस्त बता रहे थे जी कि मेरा चैम्बर में जाना हुआ तो मैं एक प्रेसिडेंट ऑफिस में गया तो सोफे पे एक साहब सो रहे थे और तो मुझे देख उठे, आ जाओ अंदर आ जाओ, जिस तरह की बात। तो कहते मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि ये प्रेसिडेंट ऑफिस है, यहाँ पे अगर किसी दूसरे सिटी से कोई डेलीगेशन आ जाए, कोई मल्टीनेशनल का कोई बिजनेसमैन आ जाए तो हमारा क्या मैसेज जाएगा कि गुजरांवाला चैम्बर एक पर्सनल डेरा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चैम्बर को एक अपना एक एनवायरनमेंट, चैम्बर का एक अपना डिसिप्लिन होना चाहिए और लोगों में आपको इस चीज़ को अवेयर करना है कि चैम्बर उनके लिए है, वो चैम्बर के लिए नहीं है। चैम्बर उनके लिए बना हुआ है। आप अपने मसाइल लेके आएँ, आप उनको बताएं जी मेरी मार्केट का ये मसला है, इसको हल करवाएं। मुझे इस चीज़ से ये इख्तलाफ है कि इलेक्शन से पहले ना बड़ी रवायती सी गरम बातें होती हैं जो बिल्कुल अखबारों की जीनत भी बनती हैं, सारा कुछ छोटा है, झूठे वादे किए जाते हैं, आवाम मोम हो जाती है। लेकिन बट साहब इस दफ़ा आवाम मोम नहीं हो रही। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं फील्ड वर्क में हूँ, मेरे कुछ दोस्तों के साथ, बाकी हमारे कैंडिडेट्स भी, हम रात को बैठते हैं, एक मीटिंग करते हैं, अपने एनालिसिस शेयर करते हैं। तो एक चीज़ बड़ी कॉमन आ रही है कि इस दफ़ा लोग इनसे फेड अप हैं। लोग ये चाह रहे हैं कि कुछ चेंज आना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा जो आप हमारे FIG का स्लोगन देखें, हम कहते हैं इलेक्शन नॉट सिलेक्शन। एक साल आपकी किसी बात पे लड़ाई हो गई तो आपने इलेक्शन करवा के, तो साथ ही जैसे इलेक्शन जीतते हैं आप अंदर बैठ के कॉफ़ी पे अगले साल का मामला तय कर लेते हैं। ये चैम्बर हो रहा है, ये इलेक्शन हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं? देखिए, अब आवाम जो है वो चाहती है कि किसी नए ग्रुप को मौका दिया जाए। गुजरांवाला के बिजनेसमैनों की एक्सपेक्टेशंस हैं, आप उन पे पूरा उतरें। और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि हमारे ग्रुप में ऐसे लोग हैं, एक माशाल्लाह हमने बड़ी ही खूबसूरत किस्म की एक क्रीम इकट्ठी कर ली है। बड़े खूबसूरत लोग, बड़े ही डेडिकेटेड लोग। 15-15 साल मलक साहब के साथ शाहद भट्ट साहब की रफाकत रही, 30 साल तक इखलाक भट्ट साहब के साथ हाजी अब्दुल लतीफ़ साहब की रफाकत रही।
अगर देखिए 10-15 साल 30 साल एक ज़िंदगी होती है, एक ज़िंदगी की रफ़ाकतें छोड़कर आना, और आप उनसे तो पूछें वो क्यों आए हैं। मेरे बड़े हैं, सारे लीडर मेरे बड़े हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, उनके बच्चों से मेरे पर्सनली ताल्लुकात हैं, मैं उस चीज़ को नहीं करना चाहता। लेकिन आप किसी व्हाट्सएप का इंटरव्यू तो करें, कभी हाजी अब्दुल लतीफ़ साहब का इंटरव्यू तो करें, आपको वो चीज़ें बताएंगे कि जो शायद आपके मेरे वहमो गुमान में भी ना हो, ये क्यों छोड़ के आए हैं। मैंने आज छोटी सी सुबह एक मिसाल दी थी, एक छोटा सा एक पेज पे इंटरव्यू एक दोस्त कर रहे थे, तो उनको मैं कह रहा था कि अगर आप एक सादा कपड़ा लेते हैं ना किसी, ये जो लेडीज़ दुपट्टा होता है, तो उसकी कीमत 500-700 होती है। जब उस पर काम तारा मोती सब कुछ लग जाता है ना, तो वो 15-20 हज़ार रुपये का हो जाता है। ये 1 यूनिटी एक दुपट्टा था, इस पे शाहद बट, हाजी लतीफ़ जैसे, ज़फ़र डार जैसे, चौधरी यूसुफ जैसे, समीउल्लाह नईम जैसे तारे थे जो अब उतर गए हैं। अब वो 20,000 से 500 वाला दुपट्टा हो गया है। इस चीज़ पे वो अपनी आंखें खोलें कि हमारे बड़े ही मुखलस साथी साथ छोड़ गए हैं। भट्ट साहब 10 दफ़ा मलिक ज़ई साहब के पीछे उठकर लड़े हैं शहर में, 10 जगह मीटिंगों में झगड़े हुए हैं, गर्मी सर्दी हुई है। हाजी लतीफ़ साहब इखलाक भट्ट साहब की बात सुनना बर्दाश्त नहीं थे करते कि कोई इखलाक भट्ट साहब को बात करे। क्यों ये लोग छोड़ के आए हैं? आखिर कोई तो ऐसी वजह है ना अंदर। पिछले साल आपके 329 वोट थे जी, टोटल, सीट नहीं थी। इस साल क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखें जी, गैप तो अल्लाह ताला के पास है। मैं ये समझता हूँ कि इस साल इनके 329 होंगे अगर अल्लाह ताला आपको मौका देता है इंशाअल्लाह ताला। तो क्या करेंगे? देखिए जी, जो आपके 4 लोगों ने सियासत में अपोजिशन की है वैसे ही करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें खिदमत का मौका देता है, तो मैं सिंपल इतना कहूँगा, हम लोग वो करेंगे जो आप लोग हमारे पास लेके आएंगे। आप वोटर हैं, आप अपने मसाइल लेके आएंगे, आप बताएंगे आपकी मार्केट का क्या इशू है, आपकी एसोसिएशन का क्या इशू है। आप देखें रोज 2-3 एसोसिएशन आ रही हैं, फाउंड्री एसोसिएशन, राइस एसोसिएशन, शॉपर बैग एसोसिएशन। अच्छा, फिर बड़ी मजे वो भी क्लेम करते हैं। अब देखें, अब एक मार्केट में हर जगह पे 2 एसोसिएशंस हैं, एक बड़ी होती है, एक उसके ओपोनेंट होती है। ये आपके तो साथ बड़ी हैं कि छोटी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एसोसिएशन, मेजर एसोसिएशन है, ठीक है, हम उनकी भी मान लेते हैं, वो हमारे भाई हैं, करके बताते हैं जी ये इतने गए, 4 उधर गए, 2 इधर। इसका तो फैसला करेगा 18 और 20 तारीख इंशाल्लाह। इसका मैं आपको एक छोटी सी मिसाल क्या, एक छोटा सा वाकया परसों का सुना देता हूँ। एक एसोसिएशन को हम ना शामिल करके आए, जाके मैं गया, मैंने जाके उनसे बातचीत कम्युनिकेशन किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी, वो हमारे साथ अटैच हो गए। हमने उनकी प्रेस रिलीज़ कर दी, अगले ही दिन उनकी प्रेस रिलीज़ आ जाती है यूनिटी 1 यूनिटी की तरफ से कि जनाब वो हमारे साथ हैं, और तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं। मैं उनसे दोबारा बात करता हूँ कि जनाब ये क्या किस्सा है, हमें कंफ्यूज किया आपने, बताएं। तो वो कहते हैं कि जनाब हम तो सो रहे थे, तो हमारे दरवाज़ों पर गाड़ियाँ पहुँच गईं और हमें कहा गया कि चलें जी चलें, लंच इकट्ठे करना है। और सोशल प्रेशर डेवलप किया गया शहर के लोगों की तरफ से, उनके दोस्त अहबाब अजीज़ अकरबा की तरफ से उनको कॉल्स करवा किया गया कि चले इनको भी टाइम दें, इनकी भी बात सुने। हम सिर्फ उनकी बात सुनने गए हैं, हमारे जाने से पहले खाना ऑर्डर हुआ था, हमने खाना खाया और हमारी फटाफट से तस्वीरें साथ बना के तो एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। वो साहब अल्लाह की कसम उठा के कह रहे हैं कि हमारे वोट आपके साथ हैं। ठीक है, मतलब इस तरह की चीप टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं और ये प्रेशराइज किया जा रहा है कि जिस तरह हम बड़े, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि ये पंजाबी का मुहावरा नहीं है, खूत है मैदान, 18 तारीख आई 20 तारीख आई, इंशाल्लाह वोटर्स का जंग गफीर होगा। पिछले साल किसके साथ थे आप? मैं यूनिटी 1 यूनिटी के साथ था, और यूनिटी 1 यूनिटी में भी हमारा ग्रुप मलिक ज़ई साहब के साथ। मुझे ये बताएं कि पिछले साल फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन इलेक्शन क्यों हारा था? देखें, इस पे मैं तो भी, मेरा नहीं ख्याल कि मैं मुझे बात करने का मौका है या अभी कोई वक्त है, लेकिन मेरा ख्याल है पिछले साल की फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप में बहुत से चांद, बहुत से तारे और बहुत से वर्कर्स लोग शामिल हो चुके हैं। देखिए, हर चीज़ को स्टार्ट होके अपना काम करने में एक वक्त लगता है। कोई भी बिजनेस या कोई भी स्कूल, कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हैं तो पहले दिन आप 1000 स्टूडेंट्स पे नहीं पहुंच जाते, आपको एक टाइम लगता है। क्या डेवलपमेंट करेंगे आप? इंशाल्लाह ताला आपकी डेवलपमेंट, देखें हमारा एक प्रॉपर एक डेवलपमेंट प्लान हमारी लीडरशिप की तरफ से, अगर आप उनसे बात करेंगे आपको एक प्रॉपर डेवलपमेंट प्लान मिलेगा, जो हमारे मेजर इश्यूज हैं जिन पे हम शहर में काम करना सबसे पहले चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ आपको एक मोटरवे का
पूरे गुजरांवाला को 3 टन्योर हो गए हैं, गुजरांवाला को मोटरवे का आसरा दिया गया जी, मोटरवे लिंक हो रही है, मोटरवे लिंक हो रही है। हम इन्हीं जापान में बैठे हुए हैं। गुजरांवाला वो शहर है, कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं है, क्या चीज़ यहाँ पे नहीं बनती, ठीक है। अब आपको मोटरवे का लारा दिया जा रहा है। अब आपको पता है मोटरवे के पीछे ये लोग, बहुत से लोग, हमारे शहर के दोस्त, हमारे बड़े बुजुर्ग क्या क्या काम कर रहे हैं। जहां से मोटरवे गुजर रही है उसके एक तरफ इंडस्ट्रियल जोन के लिए जगह खरीद रहे हैं, एक तरफ जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज के लिए जगह खरीद रहे हैं। जैसे ही इनकी बाइंग कंप्लीट होगी आपको खुशखबरी मिल जाएगी मोटरवे भी। और खुशखबरी शहर की नहीं होगी, खुशखबरी तो उन असहाब के लिए होगी कि जनाब उनकी ज़मीनें जो हैं वो लाखों वाली ज़मीनें करोड़ों में चली जाएंगी। देखिए ये चीज़ है, ये पर्सनल फ़ायदे नहीं, हम इस चीज़ के अगेंस्ट हैं। आप पर्सनल फ़ायदा ना लें, गुजरांवाला को मोटरवे दिलवाएं, ठीक है, आप फ़ायदा ले लें, हमें उससे एतराज़ नहीं है। रिज़्क़ देने वाली अल्लाह की ज़ात है, इज़्ज़त देने वाली अल्लाह की ज़ात है। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, वो अल्लाह के हाथ में इज़्ज़त और ज़िल्लत। लेकिन आप शहर को कुछ दें। अपने अगेंस्ट ग्रुप को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरा उनके लिए अभी यही पैगाम है कि परेशान नहीं हो, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। अगर वो मेरा ख्याल है कि आज से 6 महीने पहले भी होश के नाखून ले लेते, अपने दोस्तों को मना लेते, तो शायद इस वक्त उनकी परेशानी ये ना होती जो इस वक्त है। अपने वोटर को क्या पैगाम देंगे? मेरा अपने वोटर के लिए ये पैगाम है कि 18 और 20 तारीख को ज़रूर इलेक्शन के वोट कर कास्ट करने के लिए निकलें। देखें, वोट मजहबी तौर पर आपके पास एक अमानत है। अगर आप वोट कास्ट नहीं करते तो आप ना तो फाउंडर को फिर गुनाहगार करार देंगे, ना यूनिटी 1 यूनिटी को करार देंगे, फिर जुर्मदार आप हैं क्योंकि आपने अपना वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया। मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि 18 और 20 तारीख को निकलें। अपने काम पे जाने से पहले जैसे उनको फरागत के लम्हात मिलें वो आएँ, फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप पे मोहर लगाएं, हमारे पूरे पैनल को सिलेक्ट करें और इंशाअल्लाह ताला बड़ी ज़ात अल्लाह की, बड़ा बोल अल्लाह का, इंशाअल्लाह ताला गुजरांवाला शहर की तकदीर बदलते ये लोग देखेंगे और इनको नज़र आएगा कि वाकई गुजरांवाला में अब कोई रूल करने वाली जमात आई है जो गुजरांवाला के लिए काम कर रही है, अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रही। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, थैंक यू। ये थे जी चौधरी रोहिर अक्षर साहब, जिन्होंने बड़ी ही इंटेलेक्चुअल बातें की और मुझे तो बड़ा मज़ा आया इनके साथ बात करने का। मेरी तो इनके साथ दुआ है अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। A क्लास के ये कैंडिडेट हैं, फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन की तरफ से ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इनकी जो ख्वाहिशात हैं, तब्दीली की ये जो ख्वाहिशात हैं, ये जिस तरह की ये तब्दीली लाना चाहते हैं, अल्लाह करे अल्लाह इनको कामयाब करे। इसके साथ ही नुमान अहमद भट्ट को अपनी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।